नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इससे संबंधित जितने भी डायरेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उससे संबंधित जो भी कंसेप्ट है वो सारे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिक हैं वो। तो ये पहला लेक्चर है प्री प्रोसेसर के ऊपर। तो सबसे पहला कि सी प्री प्रोसेसर क्या है। जैसा कि ये नाम से समझ में आ रहा है कि ये पहले काम करता है, प्री प्रोसेसिंग पहले प्रोसेस करता है। तो किससे के पहले प्रोसेस करता है? तो कंपाइलेशन के पहले ये प्रोसेस करने का काम करता है। तो बेसिकली प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस आवर सोर्स प्रोग्राम बिफोर इट इज पास टू द कंपाइलर। कंपाइलर को हमारे प्रोग्राम को पास करने के पहले प्री प्रोसेसर उस सोर्स फाइल को प्रोसेस करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और जब हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, ताकि हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो कि प्री प्रोसेसर उसमें कहाँ पे वर्क करता है। तो ये एक बहुत अच्छा डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है, आप देखेंगे। और ये डायग्राम और ये जो कंटेंट है ये हमने यशवंत कानेटकर की बुक से लिया है, और ये बहुत अच्छी बुक है, हर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है। तो ये बुक का रेफरेंस हमने किया है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं एडिटर के थ्रू, तो वो जो हमारे पास जो प्रोग्राम आता है वो होता है, एग्जाम्पल ले लिए हम .c, तो ये होता है PR1.c। कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो टेक्स्ट एडिटर हमें देता है, हम उसे सेव करने के बाद जो हमें फाइल मिलती है वो होती है .c फाइल। तो यहाँ पे फाइल का नाम हमने ले गया PR1.c। अब ये होता है कि इसके बाद इसे हम कंपाइल करने के लिए देते हैं। तो कंपाइलेशन के जस्ट पहले, जब भी हम कंपाइल करने के लिए कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, उसके जस्ट पहले एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और वही प्रोग्राम होता है प्री प्रोसेसर। और ये क्या करता है, उसमें प्री प्रोसेसिंग करता है, और प्री प्रोसेस करने के बाद एक्सपांडेड सोर्स कोड को जो है वो PR1.i करके एक नई फाइल बनती है। तो प्री प्रोसेसर आप जो हम हैश इंक्लूड लगाते हैं हर प्रोग्राम में, वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो वो क्या करता है कि एक फाइल जो हैशिंग जो फाइलें होती है, हेडर फाइल, वो इंक्लूड करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है, वो हर एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सोर्स कोड को एक्सपांड करता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते कि हम अगर किसी प्रोग्राम में हमने हैश इंक्लूड studio.h लगाया है, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्ट करता है कंपाइलर को, प्री प्रोसेसर को, कि वो studio.h हेडर फाइल है उसे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करे। तो वो एक्सपांड होने के बाद वो फाइल हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ये एक्सपांड हो जाने के बाद अब इसे कंपाइलर को पास किया जाता है, और कंपाइलर जो है उसे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक नई फाइल जनरेट करता है जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, और जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .obj होता है, ठीक है। अब ये जो फाइल होती है इसे लिंकर को पास किया जाता है, और लिंकर जो होता है फिर वो हमें एक एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोवाइड करता है जिसे रन किया जाता है। तो ये आपने देखा कि एक प्रोग्राम लिखने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल हमको जब तक मिलती है तो वो कितने फेजेस से होकर गुजरता है। तो ये एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग एडिटर्स जो होते हैं, प्रोग्राम जो हम कीबोर्ड की सहायता से टाइप करते हैं, वो हमें एज अ सोर्स कोड मिलता है।
जहाँ पर कंटेनिंग प्रोग्राम एंड प्री प्रोसेसर कमांड्स होते हैं। अब ये जो होता है, ये फाइल किसको पास की जाती है, डॉट सी फाइल प्री प्रोसेसर को पास की जाती है, सी सोर्स कोड फाइल। अब ये आउटपुट में क्या देता है, सोर्स कोड फाइल विद द प्री प्रोसेसिंग कमांड्स प्रॉपरली सॉर्टेड आउट। तो जो भी प्री प्रोसेसर के कमांड्स वहाँ दिए जाते हैं उसे शॉर्ट आउट कर लिया जाता है, उसे एक्सपांड कर लिया जाता है, वो ये आउटपुट यहाँ पे जनरेट करता है। तो वो जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट आई। अब इसे पास किया जाता है कंपाइलर को। तो सोर्स कोड फाइल विद द प्री प्रोसेसिंग कमांड सॉर्टेड आउट। तो प्री प्रोसेसिंग के सारे काम प्री प्रोसेसर के द्वारा किए जा चुके होते हैं। उसके बाद हमको मिलता है रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड। तो ये ही रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड होता है। अब जो लिंकर को दिया जाता है, लिंकर रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को लिंक करता है। लिंक करने के बाद ये एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है, जो कि मशीन लैंग्वेज में होती है और यही फाइनली एग्जीक्यूट होती है। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्री प्रोसेसर का रोल कहाँ पर एग्जैक्टली आता है। तो ये केवल आपको जो कंटेंट आपको बताए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी स्तर पे नहीं, जब आप कहीं इंटरव्यू में बैठें तो भी आप इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकें, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जा रही हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या है, अभी आपने देखा प्री प्रोसेसर क्या है। प्री प्रोसेसर क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि प्री प्रोसेसिंग का काम करता है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या है, तो प्री प्रोसेसर्स ऑफर सेवरल फीचर्स कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो ये प्री प्रोसेसर के फीचर्स हैं। ईच ऑफ दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगेन विद द हैश सिंबल। तो प्रत्येक जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होते हैं वो हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। द डायरेक्टिव कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बट आर मोस्ट ऑफन प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम बिफोर द फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हमेशा आपने देखा होगा, कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो हैश इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है हम उसे टॉप पे लिखते हैं। ये अभी तक अगर सी के बेसिक प्रोग्राम आप डिस्कस किए होंगे और अगर मैक्रो वगैरह आपने क्रिएट नहीं किया होगा तो हर प्रोग्राम में आपने देखा होगा हैश इंक्लूड हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। तो ना केवल हैश इंक्लूड, जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैं उन्हें सबसे टॉप पर लिखा जाता है। आप जहाँ चाहे लिख सकते हैं लेकिन सामान्यतः उसे टॉप पे ही लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की पूरी लिस्ट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश अनडिफाइंड, हैश इफ डेफ, हैश इफ एंड इफ, हैश इफ, हैश एल्स, हैश एल्स इफ, हैश एंड इफ, हैश एरर, हैश प्रैग्मा। तो ये सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो और इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को 4 मेन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, हम देख सकते हैं। पहला मैक्रो एक्सपांशन या मैक्रो, और दूसरा होता है फाइल इंक्लूजन, तीसरा है कंडीशनल कंपाइलेशन, और फिर फोर्थ आता है मिसलिनियस डायरेक्टिव। तो जो ऊपर हमने जितने हैश इंक्लूड ये सारे देखे हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है मैक्रो एक्सपांशन या मैक्रो अलग से कई बार टॉपिक होता है और वो पूछा भी जाता है एग्जाम में, वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो मैक्रो होता क्या है, तो मैक्रो एक्सपांशन, तो मैक्रो जो होता है इसे बनाने के लिए हमें हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का हम उपयोग करते हैं। कौन सा, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू क्रिएट अ मैक्रो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अ मैक्रो इज अ सेगमेंट ऑफ कोड। क्या है मैक्रो एक कोड सेगमेंट है, इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ मैक्रो, और जिसे मैक्रो एक्सपांशन भी कहा जाता है, बाय द प्री प्रोसेसर जस्ट बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है, तो हम ये मैक्रो को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो
और फंक्शन लाइक मैक्रो, और ये ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो को मैक्रो विदाउट आर्गुमेंट या सिंपल मैक्रो भी कहा जाता है। फंक्शन लाइक मैक्रो, मैक्रो विथ आर्गुमेंट भी ये बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये थ्योरी लिखने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम एक एक करके ये मैक्रो के बारे में देखते जाएंगे और एक प्रोग्राम देख रहे हैं, उस प्रोग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि मैक्रो कैसे काम करता है। तो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं हैज डिफाइंड, और इसे आप सिंपल मैक्रो भी बोल सकते हैं, मैक्रो विदाउट आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, और ये इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन भी करेंगे। हैज डिफाइंड अपर, तो अपर ये जो यहाँ पे है हैज डिफाइंड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हुआ, ये अपर है, मैक्रो का नाम हो गया, या मैक्रो टेम्पलेट आप इसे बोल सकते हैं। और 25 जो इसका एक्सपांशन है या इसकी वैल्यू है। तो जैसे ही हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी अपर दिखेगा तो प्री प्रोसेसर कमांड के द्वारा कंपाइलेशन के पहले अपर को रिप्लेस कर दिया जाएगा 25 से। ठीक है, अपर को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? 25 से। तो यही तो ये एक सिंपल मैक्रो होता है, देख सकते हैं आप। और इन दिस प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 25 फॉर द फॉर लूप वी आर राइटिंग अपर विच हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड बिफोर मेन, इसे मेन के पहले हमने डिफाइन किया है थ्रू हैज। और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है हैज डिफाइंड अपर, इसे मैक्रो डेफिनेशन भी कहा जाता है और मैक्रो भी कहा जाता है। ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रिप्लेस एवरी ऑकरेंस ऑफ अपर विथ 25। तो जहां पे ये होगा वहां उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा 25 के थ्रू। अब एक और हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये सारे रन करके हम भी देखेंगे। यहाँ पे हम लिखे हैज डिफाइंड PI, और ये हम एक एक को रन करके देखते जाते हैं। ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे हैज डिफाइंड यूज किया है अपर, और इस पे हमने वैसे हैश इंक्लूड लगाया नहीं है studio.h kunio.h, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। टर्बो C के द्वारा studio.h और kunio.h जो हेडर फाइल होती है उसे बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे बस आप देख रहे हैं हैज डिफाइंड अपर 25, और जहाँ पे अपर है वहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा 25 से। तो ये प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, आपके सामने प्रोग्राम कंपाइल हो गया। एक वार्निंग है क्योंकि हमने रिटर्न कुछ नहीं किया है, और हम जब इसे रन करेंगे तो ये सिंपल है, एक फॉर लूप चल रहा है 1 से लेके कहाँ तक 25। तो 1 से लेके 25 जो है वो प्रिंट हो जाएंगे हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये हम रन कर रहे हैं, इसे रन हो गया। ये हम आउटपुट स्क्रीन पर इसे देख लेते हैं, ये स्क्रीन पर आपको दिख गया। ठीक है, 1 से लेके 25, ये नीचे के कंटेंट नहीं दिख रहे हैं, ये पूरा 25 तक ये कंटेंट दिख जाते हैं। तो ये पहला प्रोग्राम हमने देखा। इसी के साथ ही हम और दूसरे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये हैज डिफाइन यूज किया है, और हमने यहाँ पे लगाया PI पाई। तो पाई जनरली ये 3.1415 ये वैल्यू होती है, और आगे DB डेसिमल तक जाती है। तो हमने एक सिंपल PI डिक्लेयर किया है, और ये प्रोग्राम है एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे हम ये 3 ये ना लिख के हम पाई लिखेंगे। तो एक हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कांस्टेंट डिक्लेयर किए हैं इसके सहायता से, जैसे पहले में भी किया था। और जैसे ही कंपाइल होगा ये हैज डिफाइंड डायरेक्टिव कंपाइलेशन के जस्ट पहले प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि जहाँ जहाँ पे PI नज़र आएगा वहाँ पे वो लिख देगा 3.1415, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो ये भी आप प्रोग्राम हम कंपाइल कर रहे हैं
विदाउट एरर ये कंपाइल हो चुका है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद ये सर्कल का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ये आउटपुट हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, हम conio.h लगाते हैं तो स्क्रीन क्लियर होके नज़र आएगा। CLRSCR ये दिख रहा होगा एरिया ऑफ अ सर्कल 122.714। तो इसी तरह से ये वैल्यू आप चाहें तो इसकी बदल सकते हैं। ये एक हमने एग्जांपल इस पे देखा जहाँ पे हम एक कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया, और भी इसके द्वारा आप बहुत सारे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ये जो एंड ऑपरेटर होता है ना, उसके जहाँ उसको हम जो इंग्लिश में हम AND एंड लिखते हैं उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो और ऑपरेटर होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, उसे OR के द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कैन बी यूज टू डिफाइन द ऑपरेटर। ऑपरेटर को भी हम इसके द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। और ये इससे ये होती है कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इससे ये होता है कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, आप आसानी से प्रोग्राम को रीड कर पाते हैं। तो हैश डिफाइन जितनी बार चाहें आप उतनी बार प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 बार यूज़ किया है, एंड के लिए और एक और के लिए। और यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, यहाँ पे f = 1 x = 4। ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे y = 90 हमने दिया है, और ये एक एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन के अगर ट्रू होने पर हम ये प्रिंट करा रहे हैं योर पीसी विल ऑलवेज वर्क फाइन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये प्रिंट होगा कि इन फ्रंट ऑफ द मेंटेनेंस मैन। ये मेंटेनेंस मैन के सामने है। ऐसा एक सिंपल सा है प्रोग्राम। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे एंड लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के द्वारा उसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जस्ट ये प्रोग्राम इसलिए है कि आपको ये भी बता सके कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो उपयोग है इसे हम इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए ऑपरेटर्स के लिए। और एक और प्रोग्राम देखते हैं हम, जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो भी हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टोटल सेंटेंस नहीं, एक एक्सप्रेशन हम जो है रिप्लेस कर ले रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे पहला आप जो देख रहे होंगे हैज़ डिफाइंड एंड, और यहाँ पे ये एंड लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है हैज़ डिफाइंड अरेंज। तो यहाँ पे ये a है जो कि लेस देन 25 एंड a इज लेस देन 50। तो a की वैल्यू जो है 25 से ग्रेटर होनी चाहिए और ये 50 से लेस होनी चाहिए। तो एक रेंज हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करके जो सिंपल मैक्रो है उससे हम ऑपरेटर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, कांस्टेंट को भी कर सकते हैं, और ये जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक एक्सप्रेशन को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फंक्शन में इंट में a हमने लिया, a में 30 डला हुआ है, और यहाँ पे अरेंज हमने लिखा हुआ है इफ में, और रेंज में ये ट्रू होता है। तो ये अरेंज जो है ये इस कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट से स्टार्ट होके यहाँ पे ब्रैकेट पे ख़त्म हो रहा है, a ग्रेटर देन 25 a लेस देन 50, वो आके यहाँ पे चला जाएगा
और ये तब होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के द्वारा, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम के द्वारा किया जाएगा जस्ट कंपाइलेशन के पहले। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू 30 है, तो ये कंडीशन ट्रू होने वाली है और विद इन रेंज ये वैल्यू प्रिंट होगा। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं और यही आपको रन करके भी दिखा सकते हैं। ये आप देख लिया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट दिख रहा है विद इन अ रेंज। तो वो पहला का जो आउटपुट है वो दिख रहा है, उसके बाद आपको विद इन अ रेंज दिख रहा हुआ है। तो चाहे तो आप CLR SCR इसमें लगा सकते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर विजिबल हो। Ctrl+C Ctrl+R, रन हमने कर दिया। अभी एक और हम देखते हैं यहाँ पे, एक और देख रहे हैं हम इसका यूज। इसमें हम पूरा एक जो सेंटेंस है उसे हम रिप्लेस करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैक्रो के द्वारा। यहाँ पे हमने प्रिंट किया फाउंड। अब ये फाउंड है, मैक्रो है, इसका एक्सपांशन है प्रिंटफ, या इसकी वैल्यू कह ले प्रिंटफ द येंक डोल्ड वायरस। तो ये एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाया है। और तो जहाँ पे हमने यहाँ पे फाउंड लिखा है वहाँ पे ये प्रिंटफ वाली कंप्लीट लाइन जो है वो उसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो सिंपल मैक्रो है उसके आपने कई सारे यूज देखे। हम इस प्रोग्राम को भी कंपाइल करते हैं और यहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट। यहाँ पे इस पे सिग्नेचर पे हमने कोई वैल्यू तो डाली नहीं है, तो रैंडम वैल्यू वहाँ पे जाएगी। चलो हम यहाँ पे एक वैल्यू डाल भी देते हैं कैर में। इस पे हम पहले डाल देते हैं कैपिटल Y, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा। ये हमने किया रन, तो ये रन हो गया। आउटपुट देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ गया विद इन द येंग डल वायरस, यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, अब इसे हम हटा देंगे तो दूसरा कुछ प्रिंट हो जाएगा। सेफ एस यट, ये भी देख लेते हैं, तो ये आ गया सेफ एस यट, वो पहले के स्टेटमेंट है, हमने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था। तो ये आपने देख लिया हैज डिफाइंड डायरेक्टिव के द्वारा मैक्रो विदाउट आर्गुमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि अभी देख लेते हैं हम इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये आप इस बुक से देख सकते हैं कंटेंट जितना आपको चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैक्रो के बारे में। मैक्रो टेम्पलेट एंड इट्स मैक्रो एक्सपांशन सेपरेटेड बाय ब्लैंक के द्वारा उसे सेपरेट किया जाता है। स्पेस बिटवीन हैश एंड डिफाइन इज ऑप्शनल, इसे आप लगाएं ना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। रिमेंबर दैट मैक्रो डेफिनेशन इज नेवर टू बी टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। तो मैक्रो जो है कभी भी सेमीकोलन से एंड नहीं होता। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम ये जो मैक्रो है उसके कुछ एडवांटेज डिस्कस करेंगे डिटेल में, जैसे कि इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है, फास्टर होता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो फास्ट रन होता है। तो और भी जो एडवांटेज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे।
धन्यवाद दोस्तों। और भी आगे जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक आप इसमें दीजिए। धन्यवाद।